तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा है, कूलम्स लॉ या और भी जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं सबसे सिंपल एनसीईआरटी से। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। पहली चीज़ ध्यान से सुनिए, इधर देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और कुछ ऐसे शब्द जरूर आते हैं क्वेश्चन में जिसको आपको मार्कआउट करके रखना है, क्योंकि उसी से आपका पिछला पढ़ा हुआ बेसिक नॉलेज हिट होगा और वहाँ से आप चीज़ें निकाल पाएंगे। फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। कौन सा शब्द आया? अब चार्ज स्फीयर बस अगर लिखता तो हमारे दिमाग में स्फीयर का पिक्चर क्या बनता है? फुटबॉल, बड़े बड़े। और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है कूलम का, वो किस पर लगता है? पॉइंट चार्ज पर। इसलिए उन्होंने कौन सा शब्द यहाँ लिखा है? स्मॉल। ठीक है, हाँ। हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम। दो छोटे छोटे चार्ज स्फीयर हैं, जैसे छर्रा मान लीजिए, छोटे छोटे। दोनों पर चार्ज कितना कितना है? एक में 2 और दूसरे में 3 × 10⁻⁻7 कूलम है। दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? 30 सेंटीमीटर अपार्ट। और कहाँ रखे हैं? एयर बताता है कि परमिटिविटी कौन सी लेनी है? एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? तो ये सारी चीज़ें एक एक शब्द जब आप पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। और हमको निकालना क्या है? व्हाट इज अवर क्वेश्चन? फोर्स। और फोर्स कौन बताता है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बताता है ना। तो फोर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो गिवन सिचुएशन बनाते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए गिवन नोट कीजिए। आप डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बनाओ, अदरवाइज गिवन तो ज़रूर लिखो। ये दो चार्जेस हैं, ये है Q1 और ये है Q2, और दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितना डिस्टेंस पर? 30 सेंटीमीटर। ठीक। चार्ज कितना कितना है जी? Q1 कितना बोल रहा है वो? 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और Q2 कितना है? 3 × 10⁻⁻7 कूलम। यही सिचुएशन है? हाँ। नंबर 1, कायदा नंबर 1, गिवन क्वांटिटी लिखिए। क्या क्या चीज़ गिवन है? Q1, Q2, डिस्टेंस। हो गया ये गिवन का काम। अब जो निकालना है वो ये फोर्स। ठीक है, वैसे ही समझ में आ जाएगा। गिवन जब लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनसे मिलकर के कौन सा फार्मूला बनता है, तो आपको फार्मूला याद आ जाएगा। ये तरीका है बनाने का। गिवन लिखिए। गिवन में देखो कौन कौन सी क्वांटिटी आ गई। Q1 आ गया, Q2 आ गया, R आ गया, F आ गया। 4 क्वांटिटी आ गई। इन चारों से मिलकर कौन सा फार्मूला बनता है? कूलम्स लॉ। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2 R F आ गया, तो इससे पता चल जाता है कौन सा फार्मूला लगना है। ठीक, ये समझ गए। कायदा नंबर 2, जितनी भी क्वांटिटी यूज़ हुई है हर एक की यूनिट SI सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पहचानिए, क्या नाप रहे हैं, और उसकी यूनिट किस में होनी चाहिए? SI में। अगर SI सिस्टम में दी है, एज इट इज़ अडॉप्ट कर लीजिए, यूज़ कीजिए न्यूमेरिकल में। अगर SI सिस्टम में नहीं दी है तो पहला काम उसको SI में कन्वर्ट करना, क्योंकि SI में नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते। समझ गए? ये दूसरा कायदा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या। पहली चीज़ ये क्या है? चार्ज। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम में दिया है, कूलम में दिया है, करेक्ट है। ये क्या चीज़ है? डिस्टेंस यानी लेंथ। लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। ये किस में दिया है? इसका मतलब है ये नहीं चलेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज। कैसे चेंज करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, कैसे करना है? मैं बिल्कुल एकदम इजी तरीका बताता हूँ। सब्सिडियरी यूनिट आपको याद रखना है। इसको क्या पढ़ते हो जी? सेंटी। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। याद कर लीजिए। और ये मीटर बच गया, लिखा गया। किस में चेंज हो गया? मीटर में। ख़त्म, चेंज हो गया वो। कोई ज़रूरत नहीं डेसिमल को इधर उधर मूव करने की। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। 0.3 मीटर, ख़त्म। समझ गए? -2 का मतलब क्या है? अभी डेसिमल यहाँ है, पहले कहाँ रहा होगा? 2 डिजिट पीछे, क्योंकि माइनस कब बनता है? जब राइट साइड में चलता है। तो राइट साइड चल के आया होगा 2 कदम, तो पहले कहाँ रहा होगा? 2 कदम पीछे। अभी यहाँ पर है, नहीं दिखता तो यहाँ मानते हैं लास्ट में, तो 2 कदम पीछे ले जाओ, यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा ये मीटर। 0.3 मीटर हो जाएगा। जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं आप। तो सारी चीज़ें SI में आ गई। हाँ, अब हम क्या करेंगे? इन चारों से मिलकर के कौन सा फॉर्मूला बना, तो
तो आंसर है हमारा फॉर्मूला बनता है ये एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज़ कर रहे हैं जी, देखो क्योंकि एयर लिखा हुआ है बीच में, ठीक, ओके, एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं। इतने पूरे की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो अगली बार से मैं इसको ना, इस फॉर्मूले को इस तरह से नहीं लिखा करूँगा। अब जब भी फॉर्मूला आएगा इतने को मैं C या K लिख दूंगा, कुछ भी, तो आपको समझ आएगा K का मतलब क्या, या C लिख देंगे, जो भी हम साइन बनाएंगे, दोनों तरह के सिंबल्स यूज़ होते हैं, हम K यूज़ करेंगे। K मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, इतने पूरे की वैल्यू, ठीक, मल्टीप्लाई Q1 कितना है, ओके, Q2 कितना है, ठीक, डिवाइडेड बाय, ये क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, ये लिखोगे कि ये लिखना है, मीटर में लिखना है ये, तो इसको हमने लिखा 30 × 10⁻², और इसका क्या करना है, स्क्वायर। ये हो गया यहाँ तक। ये हमारा फोर्स बनने वाला है। अब इसको सॉल्व करना है हमको। कैसे करेंगे, एक तो आप कॉपी पीछे पलटाओगे और एक एक को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई, फिर एक एक को डिवाइड करोगे, और आप 10-15 मिनट लगा दोगे इतने में खाली, है ना। और ऐसा नहीं करना है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना आपको सीखना है, ठीक है। और वो तभी बनेगा जब आपको बेसिक रूल्स आते होंगे। 10 के पावर को कभी नहीं कटाना पिटाना है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना होता। 10 के पावर को, उसको सब साइड में रखिए एक तरफ करके, बाकी नंबर को आप कटाइए पिटाइए। याद रखना हमेशा मेरी ये बात, 10 का पावर सिर्फ डेसिमल एडजस्ट करने के काम में आता है। क्या काम में, हाँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए, ऊपर का नंबर छोटा है नीचे का नंबर बड़ा है, तब तो डिवीज़न नहीं कर पाओगे। तो ऊपर का नंबर बड़ा बनाने के लिए 10 के पावर में से कुछ जीरो ले लीजिए आप, और ऊपर वाला नंबर बड़ा बना लीजिए, ताकि नीचे छोटा नंबर हो ऊपर बड़ा, डिवाइड हो सके। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखो जी, फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू, नंबर मैं एक तरफ कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखना। 9 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो 9 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। नंबर कर लिए, आप डायरेक्ट कर सकते हो ना एक ही स्टेप में, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए अभी लिख रहा हूँ। उसके बाद 10 के पावर बचे ना, ये देखो ये कितना है, 10 का पावर 9, 10 का पावर -7, 10 का पावर -7, और सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है, तो पावर का क्या होता है, प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है पावर। देखो 10 10 10, बेस सेम, केस मल्टीप्लाई, तो पावर का क्या होगा, जुड़ जाएगा। -7 जुड़ेंगे, कितना होगा, -7 जुड़ गए, -14, और +9, -14 में +9 जुड़ा, कितना आया, -14 में +9, प्लस माइनस कितना आया, +5 की -5, -14 में +9 ऐड कर रहे हैं, तो कितना आया, -5। एडजस्ट, खत्म। नीचे स्क्वायर करना है, 30 का स्क्वायर करेंगे हम। आपको अगर डर लगता है तो ऐसे करो, देखो इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। यहाँ तो पावर का ही स्क्वायर होता है खाली। यहाँ देखो 30 को मैं 3 × 10 लिख सकता हूँ कि नहीं, 3 × 10, तो 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 100, यानी 10 का पावर कितना, 2। आ रहा है समझ। और ये क्या है, 3 का भी स्क्वायर हुआ, ये कितना हो गया, 9। देखते जाना ना, दिस इज 9 इंटू, इसका कितना हुआ, 100, 10 का पावर 2, और इसका भी स्क्वायर हुआ, तो ये कितना हो गया, 10 का पावर, नहीं आ रहा समझ। देखो जब किसी पावर वाले नंबर का एक और पावर हो जाए, एक बेस के 2 पावर हो जाए, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बस बेस का कुछ नहीं होता, पावर मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसका तो पहले से पावर था, एक और पावर आ गया, तो पावर मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया ये, तो ये है 10 का पावर -4, और ये 10 का पावर 2, बेस सेम, 10 10, केस मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या होगा, आ रहा है नहीं आ रहा, ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है तुम्हारे जी, झूठ नहीं बोलना कि नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं तो मैं तो करा दूंगा अपने जॉम में, आपको नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। आपको आना है, इसलिए ऐसा काम करना है हमको। देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, एक स्टेप और देख लो। 30 को मैंने क्या लिख दिया, ये सब दिमाग में चलना है।
ये अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये सारे काम दिमाग में होंगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बिटिया कि मैं इसको यहाँ लिखूँ, 2-3 स्टेप बनाऊँ, मैं यहीं पे आंसर लिख सकता हूँ। मैं इतना एबल हूँ और आप भी इतने एबल हो जाएंगे कुछ दिन में अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो। समझ गए ना? मैं यहीं पे आंसर लिख सकता हूँ इसका, कटा पिटा के जो भी है, डायरेक्ट एक लाइन में। और वैसे ही आपको करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। स्क्वायर करना मतलब इसका भी इसका भी, जाहिर सी बात है 30 का स्क्वायर करोगे मतलब क्या, 30 × 30 कितना आया, 900। 900 को क्या लिख सकते हो, 9 × 100 लिख सकते हो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको आप क्या लिखे, 3 × 10 30, तो 3 का भी स्क्वायर कर दिए, 10 का भी स्क्वायर कर दिए, 3 × 10 लिखे। अब ये है, ये इसी का स्क्वायर कर रहे हैं हम ना नीचे। हाँ जी, अब देखो ये हो गया। किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल से सिंपल नंबर रखिए, सिंपल से सिंपल। नहीं, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके फट से बड़ा नंबर बना दिए ना, ऐसा काम नहीं करना। और 10 के पावर वाले को, 10 वाले को कभी नहीं कटाना, कभी भी, चाहे 10 का पावर 1 ही क्यों ना बनता हो, 10 क्यों ना बनता हो, कभी नहीं कटाना है, याद रखेंगे। ओके, अब बताओ, इन सब का स्क्वायर होना है। इसका स्क्वायर कितना, 9, इसका स्क्वायर 100 को 10⁻² लिख दिया, इसका स्क्वायर। हाँ जी, ये बेस बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का तो पावर क्या हो गए, जुड़ गए, 2 + -2 कितना हुआ, -4 आ रहा है, सॉरी, दिस इज -4। हाँ जी, जोड़िए, -4 + 2 -2, तो 10 का पावर -2 बना नीचे। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 10 का पावर +2, तो वो 10 का पावर +2 यहाँ आ गया ऊपर जाके। समझते जाना भाई ना, इतने स्टेप आपके लिए हम लिखा रहे हैं। हो गया, नीचे क्या बचा जी बताओ, तो 9 तो वैसे ही कट गया, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं काट देते हैं। ठीक, अब ये नंबर कितना छोटा हो गया देखिए, इतना, 2 × 3 × 10 का पावर -5, और ये नीचे वाला जाके क्या बना, हाँ, अब फिर बेस सेम है, केस मल्टीप्लाई का तो पावर क्या होंगे, ऐड, -5 + 2 कितना हुआ, -3, तो 10 का पावर -3, और ये कितना हो गया, तो ये बना 6 × 10⁻³ और यूनिट क्या आनी है, ये क्या निकाल रहे हैं हम, फोर्स। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स किस में आता है, फोर्स न्यूटन। इस तरह मत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है, न्यूटन, बस खत्म, आंसर है ये, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बीच में। ठीक है, तो ये नोट करो। अगले क्वेश्चन में आते हैं, लेते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज 0.4, इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रोकूलम। तो पहला चार्ज है कितना, 0 नहीं पढ़ते ना, डेसिमल के पहले वाला 0 नॉर्मली पढ़ा नहीं जाता, लिखा तो जाता है, लिखा भी नहीं जाता। ठीक है जी, डायरेक्ट पॉइंट से हम पढ़ते हैं, शॉर्टकट में पढ़िए ना, मतलब समझिएगा। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू सेकंड चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर। इन एयर मतलब क्या, क्या लेना है, ये क्या लेने के लिए मजबूर करेगा, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस ε0। ओके, फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द सेकंड चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज, हाँ, तो दो चार्ज रखे हैं, एक चार्ज वो, एक चार्ज ये, एयर में रखे हैं ऐसे, और इस सेकंड चार्ज की वजह से पहले चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, हाँ, तो किस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, इस पर लग रहा है, लगाने वाला कौन, सेकंड चार्ज। ठीक है, और कितना फोर्स लग रहा है जी पहले पर, इतना, 0.2 न्यूटन। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा ये पूछा है, उसकी वजह से। अभी तो इसका दिया है ना, इसकी वजह से इस पर कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। अब सेकंड में पूछेगा इसकी वजह से इस सेकंड चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। गिवन बना लीजिए आप जल्दी जल्दी। तो हम यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं सिमेट्रिकली। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, ये कितना दिया है, और ये कितना दिया है, कूलम। ठीक, ओके, देयर इज ए डिस्टेंस बिटवीन द टू, जो हमको नहीं पता है, और यही तो निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू, कि कितनी दूरी पर रखे होंगे। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि ये वाला चार्ज भैया इस चार्ज पर फोर्स लगाता है कितना। अब दोनों देखो, पॉजिटिव है निगेटिव है, क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कौन सा फोर्स लगेगा,
अट्रैक्शन का। कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है इस पर, तो फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन। ये इस फोर्स का नाम बोलो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स। और ये फोर्स कितना लग रहा है इस पर? 0.2 न्यूटन। अब हमको ये बताना है कि अगर एक चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम का है, एक -0.8 माइक्रोकूलम का है, दोनों कुछ दूरी पर रखे हैं और सेकंड वाला पहले पर इतना फोर्स लगाता है, तो ये कितनी दूरी पर रखे होंगे तो इतना फोर्स बन रहा है। अगर डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स भी बदल जाएगा, सीधी सी बात। तो कितने डिस्टेंस पर रखें? देखो कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गई, F, Q1, Q2, R, यही क्वांटिटी है ना। और इससे कौन सा फॉर्मूला बना? गिवन लिख लोगे, बोलो कि नहीं लिख पाओगे कि मैं लिखूं Q1, Q2 और F, R लिख लोगे ना। कौन सी क्वांटिटी बनी? ये क्या लिख दूँ ना, 1/4πε0 को। हाँ, इसमें कौन कौन सी चीज गिवन है हमको? देखो ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये अपन जानते हैं। तो अननोन कौन बचा? ये निकालना है, यानी इसको खसका लाओ, इसको उधर भेज दो। तो हमने R इधर खसका लिया, बाकी चीज़ें एज इट इज रह गई। ये हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं। K की वैल्यू Q1, हाँ जी, व्हाट इज माइक्रो? 10⁻⁻⁻⁶। याद रखना, ये माइक्रो कूलम ऐसा यूनिट नहीं है, सिर्फ कूलम है। उसके साथ जो भी एडजेक्टिव लगेगा उसको न्यूमेरिकल में आप चेंज करेंगे। माइक्रो का मतलब, हाँ अब ये कूलम हो गया ना, ओके। Q2 माइनस, तो माइनस में यही लगा दूँ सामने, क्योंकि सब तो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। और ये भी माइक्रो है, ये बोलो समझ आया कि नहीं आया? यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ लगाओ, एक ही चीज़ है, सब तो मल्टीप्लाई में है। नीचे क्या है जी? फोर्स 0.2 न्यूटन। ये सॉल्व कर दें। अब आपको देख के कठिन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा कठिन? देखिए 0.2 का टेबल कितनी बार पढ़ूँ कि 0.8 आ जाए, या 0.4 को घटा दें? 0.2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 0.8 आ जाए? 4 बार। तो ये तो डायरेक्ट कट गया, 4 से कट गया। हाँ जी, देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, हाँ 1.6, ये 9 है, दिस इज -9। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 1.6, 4 4 जा 16, और एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिए। अब सिर्फ 10 के पावर बचे, 10 का पावर 9, 10 का पावर -6, बेस सेम है, केस मल्टीप्लाई का पावर क्या हुआ? ये हाँ 10⁻⁻12 इसका हुआ जुड़ के, और फिर 10 का पावर 9 ये भी ऐड हो जाएगा, तो -12 + 9 -3। सो दिस इज 10⁻⁻3। नीचे कोई नंबर ही नहीं है, सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना आपको इसको। 9 6 जा कितना होता है? 54, और 9 1 कम 9, और 5 12। 9 6 जा 54 बोले ना, तो 5 ना जोड़ोगे, 9 1 कम 9 और 4 कितना हुआ? 14। और डेसिमल कहाँ लगना है? एक डिजिट के पहले। ये दिस इज 10⁻⁻3। और ये क्या आ रहा है? रेडियस, डिस्टेंस है ना, रेडियस नहीं बोलते हैं, आर का मतलब डिस्टेंस होता है। ओके, ये हुआ। लेकिन ये हमारा कायदा नहीं है ऐसा लिखने का। डेसिमल को हमेशा हम कहाँ लगाते हैं? पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे। और ये कहाँ पे लगा है? तो हमको इसको यहाँ लगाना है। यहाँ लगाने के लिए किधर मूव कराना पड़ेगा? लेफ्ट की राइट? ये राइट है कि लेफ्ट है? ये डायरेक्शन, ये ऐसे है ना मेरा, ये कौन सी डायरेक्शन है? लेफ्ट। ये राइट है मेरा। आप जैसे बैठ के देख रहे हो तो ये आपका लेफ्ट है ना। अब डेसिमल जब लेफ्ट की तरफ मूव होता है तो पॉजिटिव होता है, जब राइट की तरफ चलता तो निगेटिव होता। एक कदम डेसिमल यहाँ आया, एक कदम, तो क्या लिखेंगे? 10 का पावर 1 और +1, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10⁻+1। 10 10 बेस सेम है, पावर फिर जुड़ जाएगा। -3 + 1 -2, और ये क्या हो गया? 1.44 निगेटिव का। आ रहा समझ? अब ये देखो 10⁻⁻2 क्या पढ़ते हैं इसको सब्सिडियरी यूनिट में? सेंटी। क्या पढ़ते हैं? सेंटी। तो इसको तो सेंटी लिख दिए, और साथ में मीटर चलता है, क्योंकि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर है ही साथ में, ये बन गया। ये इस तरह से आंसर कोट करते हैं। ठीक है, कठिन लग रहा है? ये तो इजी न्यूमेरिकल है, एकदम इजी। अभी थोड़े से हम इसे ब्रांडेड लेवल के न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं। तो ये नोट हो गया आपका, नोट कर लो इसको।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो हमने बनाया ही नहीं ना, मिटा दिया मैंने उसको। सेकंड क्या था जी क्वेश्चन? फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द सेकंड चार्ज कितना होगा? हाँ, ये सिचुएशन हमारा कुछ ऐसा था, ये चार्ज कितना था बोलो? 0.4 माइक्रोकूलम और ये था, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस था, वो हमने निकाल लिया। कितना आया ये? 1.44 10 टू द पावर -2 या सेंटीमीटर, 1.44 सेंटीमीटर। अब हमने ये देखा था कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर ये कितना फोर्स लगा रहा था? 0.0 न्यूटन। तो ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा? ये पॉजिटिव है, वो निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ये भी इसको इसी तरफ खींचेगा, है ना? तो ये कितना लगाएगा? 2.1। ये कितना होगा? 0.2 न्यूटन। क्यों? जो चार्जेस नहीं, बीच में नहीं पूछ रहे हैं, इसी पर पूछ रहे हैं। सेकंड चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? कितना बोल रही हो? 0.2 न्यूटन। ओके, क्यों लगेगा 0.2 न्यूटन? ये इस पर लगा रहा था 0.2 न्यूटन, ये इस पर कितना लगाएगा? क्यों? क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? वो इसलिए क्योंकि Q1 बदला क्या? Q2 बदला क्या? डिस्टेंस बदला क्या? नहीं। तो आप चाहे इस फोर्स के लिए कैलकुलेट करोगे तो भी वही Q1 Q2 R, और इस फोर्स के लिए कैलकुलेट करोगे तो भी वही Q1 Q2 और R, के तो वही रहता है, इसलिए हर बार कैलकुलेशन क्या आएगा? 0.2 न्यूटन। आया समझ? लेकिन देखिए, इस फोर्स की डायरेक्शन इधर थी और ये प्लस 0.2 था, और इस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या होगा? माइनस। समझ आया? सो इसको लिख लीजिए, फोर्स ऑन सेकंड इज -0.2 न्यूटन। ठीक है, ये क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है ना, अपोजिट साइन है। अगर ये भी प्लस चार्ज होता तो फिर इधर ही फोर्स लगता। सपोज अगर ये प्लस चार्ज होता तो इस फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ होती? रिपल्शन की, उसी तरफ। तो फिर कितना आता? यही आता, 0.2 न्यूटन पॉजिटिव वाला। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC and QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. This is a square who has side, और आप जानते हैं कि स्क्वायर की सारी लेंथ क्या होती है? इक्वल। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, यही होता है। 4 कॉर्नर हैं ABCD, चारों कॉर्नर पर 4 छोटे छोटे चार्ज रखे हैं, QA, QB, QC ऐसे। तो इसको मैंने लिख दिया दिस इज QA, इसको लिख दिया दिस इज QB, दिस इज QC एंड दिस इज QD। ये कोने, सपोज ये चार्ज रखे हैं, ठीक है, समझे? और ये कितने कितने हैं? QA है 2 माइक्रोकूलम, QB है -5 माइक्रोकूलम, और C है +2 माइक्रोकूलम, और D है -5। ठीक है, दिस इज -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, ओके। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? स्क्वायर के ठीक सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ गया, क्योंकि एक चार्ज के चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं, तो हर चार्ज की वजह से फोर्स उस पर निकालना पड़ेगा। यही पढ़े थे हम ना। 2 चार्ज के बीच अगर हम आपसे फोर्स पूछते हैं तो वो तो एक जैसा रहता है, कांस्टेंट। जैसे इससे पहले के एग्जांपल में हमने बनाया, चाहे आप इस पर निकालो, इस पर निकालो, 2 चार्ज के बीच का फोर्स हमेशा वही आता है, 0.2 न्यूटन आ रहा था। ओके, अब हम यहाँ पर 1 चार्ज के ऊपर आपसे फोर्स पूछ रहे हैं, और किसकी वजह से? 4 चार्ज उसके आसपास हैं, तो कितना होगा? वेक्टर सम सबका। ओके, सेंटर कहाँ है इसका? क्योंकि वो सेंटर पर रखा है, तो सेंटर बनाने के लिए हम डायगोनल बनाते हैं। तो हमने ना ये डायगोनल ऐसे बनाया, और एक डायगोनल ऐसे बनाया, और जहाँ पर दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं वो क्या है? सेंटर। और इस सेंटर पर क्या रखा हुआ है? 1 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक है, ठीक है ना?
ये चार्ज यहाँ रखा है और इस पर कितना फोर्स लगेगा ये हमको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास दो चार्ज के बीच का फोर्स कितना होता है उसका फॉर्मूला है कूलम्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पुट अपार्ट द कूलम कांस्टेंट। तो एक बार अगर मैं ये चार्ज लेता हूँ और ये चार्ज लेता हूँ, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालूंगा, है ना। तो उसके लिए मुझे, अगर मैं ये दोनों चार्ज लेता हूँ तो मुझे इन दोनों चार्ज के बीच का ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, तब ना मैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करूँगा तो ये डिस्टेंस लिखूँगा, है ना। समझे कि नहीं समझे। और जब मैं इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स निकालूंगा QB और सेंटर वाला कि ये कितना लगा रहा है इस पर, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, फिर ये वाला चाहिए होगा, फिर ये वाला चाहिए होगा। तो लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया है तो हमको निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दिस इज 10, दिस इज 10, सो दिस इज व्हाट, हाइपोटेनियस। और ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 100 प्लस 100 200 अंडर रूट 200 स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब क्या, 100 प्लस 100 और ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 200। रूट 200 को क्या लिखोगे, 10 रूट 2, अगर आपको समझ आता हो तो 2 इंटू 100, 200 को क्या लिख दिए 2 इंटू 100। समझ आ रहा है कि लिखूं बोर्ड में, आ रहा है। 2 इंटू 100, 100 तो स्क्वायर रूट से बाहर चला गया ना, 10 इंटू 10 बन के जोड़ा पूरा हो गया, तो 10 बाहर चला गया, रूट के अंदर कौन फंस गया 2, इसलिए मैंने क्या कहा उसको 10 रूट 2। ये है डिस्टेंस किसकी, इस पूरे की, दिस इज हाइपोटेनियस। तो उसका आधा कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना 5 रूट 2, है ना। तो ये वाला लेंथ कितना हुआ, अरे अगर ये पूरा 10 रूट 2 है तो ये कितना होगा, उसका आधा 5 रूट 2। लेकिन फिर से रूट 2 आ जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे नीचे, खैर वो तो स्क्वायर करने पे बन जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन लंबा चौड़ा एक्शन हो गया इसमें और हम वो काम नहीं करना चाहते। तो देखिए सिमेट्री कैसे काम करती है, यहाँ पे डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। देखो ना, एक बार मैंने थोड़ा सा मैं कलर ले लूँ, चौक, देखो सबसे पहले मैं इसके लिए निकालता हूँ ना, ए और इस सेंटर वाले चार्ज के बीच कितना फोर्स है, उस फोर्स की डायरेक्शन देखिए, ठीक है। ये वाला चार्ज कितना 2 माइक्रोकूलम, ये वाला चार्ज कितना 1 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन वाला फोर्स किधर लगता है जी, किस डायरेक्शन में लगता है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन में। तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली यही लाइन है, तो इसी लाइन के डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लगेगा। समझ आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये कितना फोर्स बना, किसकी वजह से है ये फोर्स, मैं पूरा नाम नहीं लिखता, दिस इज फोर्स ड्यू टू ए लिख देता हूँ, समझ आएगा। पूरा नहीं लिखते, नहीं तो फिर इसको कुछ नाम देंगे हम, तो उसको लिखेंगे कि इस पर लग रहा है और ये लगा रहा है, तो फिर वैसा नाम हो जाएगा। तो ये समझ आया, एफ ए आपको कैसा लगा, ओके ये लग गया। तो ए यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, कितना लगाता है वो बात की बात है, फॉर्मूला रख के निकालेंगे कितना लगाता है। इसको जरा देखो जी, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना 2 माइक्रोकूलम, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना 1 माइक्रोकूलम, इसका कितना था 2 माइक्रोकूलम, इसका कितना था 1 माइक्रोकूलम। जितने डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं उतने डिस्टेंस पर ये भी रखे हुए हैं, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के बीच का फोर्स भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी, समझ आया। और दोनों प्लस प्लस हैं रिपल्शन का, तो यहाँ भी दोनों प्लस प्लस हैं रिपल्शन का, सेम डायरेक्शन, या जो भी डायरेक्शन बनेगी उसको हम बनाते हैं। ये चीज़ आपको समझ आया कि नहीं, देख के बताइए। आया। अब देखो ना, ये जब इस पर फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज रिपल्सिव फोर्स, कितना, दिस इज फोर्स ड्यू टू सी। लेकिन जो मैग्नीट्यूड यहाँ बनेगा फोर्स का, क्योंकि ये भी 2 ये 1 सेम डिस्टेंस, ये भी 2 ये 1 सेम डिस्टेंस, दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे इक्वल। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, दो वेक्टर इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा कैंसल। तो इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया, नेट फोर्स कितना आया 1 पर 0 आ गया, खत्म। यहाँ देखो इन दोनों को देखो, दिस इज 1 माइक्रोकूलम, दिस इज 0.5 -5 माइक्रोकूलम,
कैसा फोर्स बनेगा? अट्रैक्शन की रिपल्शन? अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ये ठीक है, खींच रहा है अपनी तरफ। ओके, इस फोर्स का नाम मैं क्या रख दूं? क्यू बी रख दूं, ठीक। ओके, इसको देखो, दिस इज सेम -5 माइक्रोकूलम, दिस इज +1, तो ये भी इस पर इधर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, ए अपनी तरफ इसने खींचा, ये इस फोर्स का नाम का फोर्स ड्यू टू डी। अब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों फोर्स कैसे हैं? सेम, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम डिस्टेंस, इन दोनों का भी वही मैग्नीट्यूड है, वही डिस्टेंस है, तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या हो गए? एक जैसे, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो नेट फोर्स कितना आया? 1 पर 0 आया, डायरेक्ट निकल गया, कोई कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? खत्म, कुछ नहीं करना। रीज़न आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं रखा इसमें। हो गया ये क्वेश्चन, नोट करें। व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस? कितना फोर्स लगेगा? क्या आप निकाल सकते हैं? देखो, क्वेश्चन को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, और सोचो कैसे बनाएंगे, कितना आएगा आंसर। ठीक है, बताओ, निकल जाएगा आंसर? कुछ गड़बड़ी लग रही है क्वेश्चन में? बोलिए। दोनों चार्जेस कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? 1 मीटर, सो दिस इज द डिस्टेंस 1 मीटर, और दोनों पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है, क्योंकि फोर्स तो सेम लगता है, इस पर जितना लगता होगा इस पर भी उतना ही लगेगा, इक्वल और अपोजिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक जैसा फोर्स रहेगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, एक उधर ढकेलेगा एक इधर ढकेलेगा। ओके, कितना आएगा फोर्स? ठीक लग रहा है क्वेश्चन की कुछ गड़बड़ी लग रही है? क्या चीज़? थोड़ा जोर से कहो। चार्ज ऑफ ए फोर्स क्या होता है? एक चार्ज देता नहीं, फोर्स तो पूछा है उसने, फोर्स तो पूछा, ये तो अननोन है ना, तो निकलेगा कैसे फिर ये? अगर फोर्स पूछा है तो, फोर्स तो पूछा है, एक चार्ज देगा तो भी तो गड़बड़ है, दूसरा चार्ज भी तो होना चाहिए, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में Q1 Q2 दोनों आते हैं। Q1 बस दे देगा तो आप कहोगे Q2 भी दो, नहीं तो फिर Q2 की जगह क्या रखोगे? फोर्स तो अननोन ही है, अननोन एक ही होना चाहिए ना, बाकी सब तो नोन होने चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा बताइए, कैसे निकलेगा बताओ? आप बोल रही हो कि एक चार्ज की वैल्यू दे देता, ठीक है, चलो हम इसको बोलते हैं ये है 2 माइक्रोकूलम। अब निकाल के दिखाओ फोर्स, कैसे निकालोगे? हैं, कैसे निकालोगे? बोलो। एक चार्ज हम आपको बता दिए, आप बताओ, फोर्स अननोन है, यही निकालना, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में गड़बड़ी दिख रही है कि नहीं? ये तो मैंने अपने से क्या चीज़ 1 कूलम लिख सकते हैं? क्यों 1 कूलम लिखोगे? देखो, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। आप कहोगे कैसे नहीं है, चार्ज तो दिया ही नहीं है, तो फोर्स कहाँ से आएगा? तो देखो, दिया है चार्ज, ध्यान से समझिए। व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? मिनिमम फोर्स, मिनिमम, इस दुनिया का सबसे छोटा मिनिमम फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रिकल फोर्स। सबसे छोटा इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन होगा? तो याद कीजिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स बनाता कौन है? चार्ज। तो सबसे छोटा फोर्स कौन बनाएगा? जो सबसे छोटा चार्ज होगा। समझ आया? तो सबसे छोटा चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो अगर हमको मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो हमको चार्जेस कौन से कंसीडर करने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इसका चार्ज भी -19 ना, और इसका चार्ज भी इतना कूलम।
आया समझ कि नहीं? ठीक है, ये कैसे पता चला क्या पढ़ के? मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मिनिमम फोर्स कौन बनाएगा? मिनिमम चार्जेस। और मिनिमम चार्ज कितना होता है दुनिया का? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब आपको Q1 Q2 पता है, अब आप फोर्स निकाल सकते हैं। जल्दी से इसको आप मुझे निकाल के बताओ। ये तो आप जानते हो 9 × 10⁹ और Q1 Q2 दोनों वही है, तो हम इसको डायरेक्ट स्क्वायर करे दे रहे हैं ना, ये डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, दैट इज 1 मीटर का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, कितना आएगा? 16 का स्क्वायर कर लीजिए आप और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 10 का पावर तो हम एडजस्ट करे ले रहे हैं। 9 दूनी 18, 2 एकम 3, -38 + 9 कितना हो गया? 18 में से 9 गया 9, और ये 2, 29 ही बचा ना, -29, तो 10 का पावर तो -29 हो जाएगा। ओके, और 1.6 का स्क्वायर किया आपने 9 से मल्टीप्लाई करके, इसका स्क्वायर कीजिए 1.6 का 9 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है जी? 9 से नहीं की हो? हाँ, कितना बताइए? 2.56 × 9 करना है ना। ओके, कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, 6 9 जा 54, 9 5 जा 45, 50 हो गया, और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, ये। हाँ, ये डेसिमल कहाँ होना चाहिए? पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे। एक कदम लेफ्ट जा रहा है तो +1, तो -28 हो गया ये। सो दिस इज 2.304। लिखो मत लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, ये 2.3 भी लिखोगे चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये क्या है? फोर्स। इतना न्यूटन फोर्स लगता है। तो ये दुनिया का सबसे मिनिमम फोर्स है ना। 1 मीटर डिस्टेंस पर, 1 मीटर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इतना फोर्स दोनों के बीच में लगता है। ठीक, ये नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड -Q। 3 चार्ज है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो, पहला भी Q है, दूसरा भी Q है, तीसरा भी Q है। 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों चार्जेस के नंबर एक जैसे होंगे। 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। समझ आ रहा है इसका मतलब क्या है? हाँ, दे आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वर्टिसेस किसको बोलते हैं? कॉर्नर को। तो तीनों चार्जेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोने पर रखे हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? हर चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या खूबी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री इन मेजरमेंट। ओके, तीनों चार्जेस कोनों पर हम रख देते हैं। सपोज ये कोना है, यहाँ मैंने रख दिया -Q, सपोज यहाँ पे रख दिया +Q, यहाँ पर भी रख दिया +Q। रखा गया तीनों चार्जेस। आप नाम देना चाहें तो बेशक दे सकते हैं, जैसे दिस इज QA, दिस इज QB एंड दिस इज QC। ABC नाम दे दिए वर्टेक्स का। नहीं भी दोगे तो चलेगा, -Q +Q ऐसे रख दिए। ठीक है। हाँ, अब इन पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है हर चार्ज पर, ये निकालना है हमको। तो मैं अगर किसी एक चार्ज पर फोर्स निकाल लूँ तो हर चार्ज पर तो उतना ही फोर्स लग रहा होगा ना, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, सब डिस्टेंस एक बराबर है। जब चार्ज एक जैसे हैं और डिस्टेंस वही है तो फोर्स भी हर जगह एक ही जैसा होगा। हाँ, ये अलग बात है, कहीं अट्रैक्शन लग रहा होगा, कहीं रिपल्शन लग रहा होगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो कहीं एक जगह पकड़ के हम फोर्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं, हर चार्ज पर उतना ही फोर्स लग रहा होगा। साइन देखकर बता देंगे अट्रैक्शन लग रहा है कि रिपल्शन का लग रहा होगा। कौन से चार्ज को पकड़ के फोर्स निकालें बताओ? AB को पकड़ के फोर्स निकालें। ओके, देखिए सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ और समझिए, कैसे कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? अगर मैं अलग अलग जगह निकालने बोलूं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ।
सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी के बीच, कह रहे हो ना, यही कह रहे हो? ओके, सो फोर्स बिटवीन ए एंड बी। दोनों चार्जेस के साइन देखो कैसे साइन है, अपोजिट साइन। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन? अट्रैक्शन का। तो ये क्यू बी जब इस क्यू ए पर फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा? ये अपनी तरफ खींचेगा, ये हुआ उस फोर्स की डायरेक्शन, हुआ। इस फोर्स का नाम क्या? फोर्स ऑन ए बाय बी, हो गया फोर्स ए बी। समझ आया? पक्का? ओके, जब ये फोर्स, अच्छा अभी हम इस क्यू पर निकाल लेते हैं ना, ए वाले पर। तो सपोज अगर मैं इस पर फोर्स निकाल रहा हूँ तो इसके अलावा कितने चार्जेस मौजूद हैं यहाँ आसपास? 2। तो मैं इस पर ये जो फोर्स लगाएगा वो, और ये जो फोर्स लगाएगा वो, जितने फोर्सेस, देखो एक चार्ज के अगर अगल बगल बहुत सारे फोर्सेस हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। वो कैसे निकलता है? वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। इस एक चार्ज पर पहला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है वो निकाल लो, दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है वो निकाल लो, तीसरा कितना लगा रहा है वो निकाल लो। जितने फोर्सेस बनते हैं वेक्टर से जोड़ दीजिए तो टोटल फोर्स आ जाएगा। यही है ना नियम। तो हमने ना देखा कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, इतना। ठीक है, ठीक है। और मुझे ए बी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हर जगह तो फोर्स सेम होगा ना, डिस्टेंस और क्यू तो सेम है। तो सिर्फ मैं एफ लिख दूं, चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ। चलेगा। अब ये वाला देखो ना, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा? ये प्लस है, ये माइनस है, अलोंग द लाइन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का लगेगा। तो ये इसको कहाँ खींचेगा? अपनी तरफ। ये दिस इज द फोर्स, ये वाला। कितना फोर्स लगाएगा ये? उतना ही, एफ। अभी हमको नहीं मालूम कितना फोर्स लगता होगा, और अगर मालूम करना है तो यहाँ लिख देते हैं कितना फोर्स लगता होगा। बोलिए कितना लगेगा फोर्स? दिस इज के Q1 Q2, और Q1 Q2 दोनों क्या है? Q माइनस लगा लेंगे तो ये हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर भी हर जगह तो एक जैसे ही है, समझे ना? आर नहीं दिया है कोई बात नहीं, उसको आर ही रखते हैं। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल रहा हूँ, इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल रहा हूँ, तो माइनस लगा दूंगा क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। तो Q1 Q2 रखोगे प्लस माइनस माइनस, और जब मैं इन दोनों के बीच का फोर्स निकालूंगा तो दोनों पॉजिटिव रखूंगा, पॉजिटिव साइन यूज कर लूंगा। लेकिन हर बार मैग्नीट्यूड तो वही आएगा ना, क्योंकि हर बार K लिखना है, हर बार Q का स्क्वायर करना है, हर बार R का स्क्वायर करना है, तो वैल्यू तो वही आएगी। ठीक है, ओके। अब देखिए ये वाला फोर्स बना इस चार्ज की वजह से इस पर, ये वाला फोर्स लगा इस चार्ज की वजह से इस पर। तो इस एक चार्ज पर एक फोर्स लगे कि एक से ज्यादा लगे? इस पर एक फोर्स लग रहा है कि एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है? एक से ज्यादा। जब भी किसी चार्ज पर एक से ज्यादा फोर्स लगता है तो हम नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? वेक्टर सम करके। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन के फोर्स हैं, हमको इसको जोड़ना है, वेक्टर के नियम से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे बताओ? या तो कंपोनेंट्स बना लो, या क्या करना है, दोनों के पैरेललोग्राम बना लो, पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर दो, या कंपोनेंट बना लो। कौन सा बनाना पसंद करेंगे आप, कंपोनेंट या पैरेललोग्राम? कंपोनेंट से। ओके, तो दोनों फोर्स के कंपोनेंट बनेंगे। पहला फोर्स का कंपोनेंट देखो, सबसे पहले तो हमको एक बेस लाइन चाहिए। क्या चाहिए? बेस, जिसके साथ हम एंगल बनाएंगे। एंगल जहां बनता है वो वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है। ठीक है, याद है? ओके, तो यहां से देखो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की ऐसे, इसके पैरेलल। ठीक, ये एक पैरेलल लाइन ऐसे चली गई, इधर एक कंपोनेंट बना लेंगे, दूसरा परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ऐसे इमेजिन कर लोगे। ठीक है, इमेजिनेशन में, लाइन नहीं भी खींचोगे तो चलेगा। अब यहाँ से ये एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब दोनों कंपोनेंट देखो आप, इसका एक कंपोनेंट कितना, ये एंगल कितना होता है जी? ये पूरा एंगल कितना? तो ये आधा कितना? तो ये 30 डिग्री हो गया। ये भी आधा कितना? 30 डिग्री हो गया। एंगल समझ में आ रहा है? ओके, ये वाला मेन वेक्टर जिधर एंगल बनता है उसके साथ कौन सा कंपोनेंट बनाएगा बताओ? कौन सा? हाँ, तो इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है? एफ कॉस थीटा है 30 डिग्री, ये देखो इसके साथ। ठीक है, हाँ, इस पहले कंपोनेंट पर परपेंडिकुलर और बीच में ये मेन वेक्टर फंसना चाहिए, और दोनों कंपोनेंट अगल बगल 90 डिग्री पे, और मेन वेक्टर कहाँ होना चाहिए? दोनों के बीच में। तो दूसरा कंपोनेंट इधर बनाऊं कि इधर बनाऊं? किधर बनाऊं? आंसर है उधर बनाओ जिधर ये बीच में आया रेड वाला। तो किधर बनाना है दूसरा कंपोनेंट? इस पहले कंपोनेंट पर परपेंडिकुलर, ये दिस इज परपेंडिकुलर, और इसका नाम क्या?
एफ साइन थीटा, थीटा 30 है यहाँ से, सो दिस इज 30 डिग्री बन गया। इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया। अब इसको आप नहीं देखेंगे, ये खत्म हो गया, ये इधर टूट गया, इधर टूट गया, ये खत्म। सिमिलरली इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे बताओ? इसके दो कंपोनेंट करवाऊं, कैसे करोगे? किधर एंगल बन रहा है? इधर, तो इसके साथ कौन सा कंपोनेंट बनाएगा? ये सेम एफ कॉस 30 डिग्री, तो दो ठो एफ कॉस 30 डिग्री हो गया यहाँ सेम डायरेक्शन में। और साइन वाला किधर बनेगा? एक ये है, दूसरा परपेंडिकुलर, और ये बीच में आए, तो इधर ही बनाना पड़ेगा हमको यहाँ। दिस इज एफ साइन 30 डिग्री। अब एफ साइन 30 डिग्री इधर, एफ साइन 30 डिग्री इधर, सेम वेक्टर है, एफ एफ सेम है, साइन साइन सेम है, एंगल एंगल सेम है, लेकिन दोनों अपोजिट हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसल। नेट इफेक्ट फोर्स का कितना आएगा? ये बस। तो नेट फोर्स कितना आया? किसी एक पर भी निकालेंगे फोर्स तो हर बार वही आना है, नेट फोर्स माइनस क्यू। कितना आया जी? 2f cos 30 डिग्री। और ये f कैसे कैलकुलेट होगा? ऐसे, दिस इज f, क्योंकि ये तो कूलम के फॉर्मूले से निकलेगा ना फोर्स, समझ रहे हो? हाँ, cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री √3/2। ओके, दिस इज √3/2, ये कैंसिल हो गया, √3f, ये आ गया आपका माइनस क्यू पर कितना नेट फोर्स बनेगा? इतना। f की वैल्यू यहाँ से निकालो, पुट कर दो, खत्म। समझ आया? ये आंसर हो गया। अगर मैं आपको इसमें निकालने बोलता, इसमें, तो कैसे निकालते? तो आंसर है, इस चार्ज पर अगर हमको फोर्स निकालना है तो देखेंगे अगल बगल कौन कौन से चार्जेस इस पर फोर्स लगा रहे हैं, कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये माइनस है, ये प्लस है। जब ये इस पर फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा? कौन से डायरेक्शन में? बोलो, अलोंग द लाइन, अट्रैक्शन रिपल्शन? अट्रैक्शन किधर आएगा? इधर, इस तरफ। ये कितना? F, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है फोर्स का, है ना? ओके, जब ये लगाएगा इस पर तो किधर लगाएगा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, किधर लगेगा? रिपल्शन की अट्रैक्शन, रिपल्शन, किधर लगता है फोर्स? अलोंग द लाइन। दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन कौन है? ये। तो इसी लाइन के अलोंग इधर लगेगा, ये कितना? सेम, ठीक है। अब इस पर नेट फोर्स बताओ। इस पर एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, क्या करना है? चाहे तो आप इसको कंपोनेंट बना लो, रिजॉल्व कर लो, या पैरेललोग्राम से बना लो, जिससे बनाना उससे बना लो। किससे बनाना पसंद करेंगे? पैरेललोग्राम से बनाए। ओके, पैरेललोग्राम बनाने का क्या तरीका है? तरीका ये है कि कुछ पैरेलल लाइंस खींचनी है, इसकी हेड से इसके पैरेलल लाइन खींचना है आपको, ऐसे ये खींच दिए। उसके बाद इसकी हेड से इसके पैरेलल लाइन खींचना है, ये जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पर आप ये रिजल्टेंट बना दीजिए। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट। समझ आया? ये पैरेललोग्राम बनाने का तरीका है। अब ये रिजल्टेंट निकाल लीजिए, नेट फोर्स आ जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर खत्म हो गए जी, इसको नहीं देखना, ये है आपका मेन वेक्टर, ये रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट कैसे निकलता है? यही निकालते हैं। प्लस क्यू। ओके, तो ये कितना आएगा? एफ आर। क्या होता है फॉर्मूला इसका? रिजल्टेंट फोर्स का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए और बी। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर कौन से थे? एक वेक्टर था ये, एक वेक्टर था ये, दोनों के बीच का ये एंगल कितना? कितना? 120। क्यों? बोलिए, 120 क्यों? बोलो जल्दी से। क्यों होगा 120 डिग्री? क्यों होगा? 120 क्यों होगा? बोलो। एंगल, जोर से बोलो। देखो बिटिया, ये कैसा लाइन है? स्ट्रेट। स्ट्रेट का ये पूरा एंगल कितने का होता है? 180। आउट ऑफ 180 ये कितना है? कितना? 60। तो 180 में 60 खत्म हो गया, तो कितना बचा उधर? 120, इसलिए 120।
आया? ओके, सो दिस एंगल इज 120, ठीक है। हाँ, हमारा क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। ये है पहले वेक्टर का स्क्वायर और ये है दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, हो गया, प्लस 2 पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर कॉस एंगल दोनों वेक्टर के बीच का। ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है वेक्टर में। हाँ जी, देखिए एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 इंटू एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर। कॉस 120 कितना? कॉस 120 किसी को आता है निकालना या नहीं आता? जल्दी से बोलो। नहीं आता? जब कोई ऐसा एंगल फंस जाए जो नहीं समझ में आए तो उसको तोड़ लो कंपोनेंट में, या क्या बोलते हैं उसको, कॉस 120 है तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए ना। क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा। तोड़ो, 90 में क्या जोड़े, 30। अब जैसे ही 90 होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदल जाता है, साइन और ये थीटा आ जाएगा। अब इसका वैल्यू तो आप जानते हो कितना, लेकिन साइन पॉजिटिव नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 में कुछ जोड़ दिए, 0 90 और ये 180 270 360 है ना। ये है पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये है 90 में कुछ जुड़ेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड। ये पहला, ये दूसरा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, क्योंकि कॉस दिया था, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। सो कॉस 120 इज ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ लग गया, 2 एफ स्क्वायर में 1 एफ स्क्वायर गया, कितने बचे, एफ स्क्वायर, और रूट से बाहर आ जाएगा एफ, सिर्फ एफ आया। तो देखो माइनस क्यू पर कितना फोर्स लग रहा था, √3f, लेकिन इस क्यू पर कितना लगेगा, हाँ जी एफ लगेगा, इतना न्यूटन, और एफ ये है। सिमिलरली इस पर भी एफ ही लगेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। सेम इस पर भी अगर आप निकालना चाहेंगे, इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ, इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। दोनों का जब आप रिजल्टेंट बनाओगे या पैरेललोग्राम बनाओगे, ये आएगा आपका रिजल्टेंट, ये, और सेम कैलकुलेशन होगा क्योंकि ये एंगल 120 है, सेम उसी की तरह जैसे ये है, उसी तरह से ये एंगल आपका 120 डिग्री, ये भी एफ, ये भी एफ, तो सेम कैलकुलेशन होगा, आंसर सेम आएगा एफ, ठीक है। सो नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू इज एफ and net force on minus q is √3f. what is f? this is f. ये कूलम के फॉर्मूले से निकलेगा, जो भी आता होगा पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये समझ गए कि नहीं समझे, ये आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 3 इक्वल चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 3 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो, आर फिक्स्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसे ही रहता है ना ये, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके तीनों वर्टेक्स पर 2-2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, सेम चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। तो मैं इसको भी क्यू लिख दूं, इसको भी क्यू लिख दूं, इसको भी क्यू लिख दूं, और यहाँ गिवन में आपको बता दूं कि Q का मतलब क्या है, 2 × 10⁻⁶ कूलम, -6 कूलम, माइक्रोकूलम। हो गया ये, ओके। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तो हर साइड कितने का, 5 सेंटीमीटर। दिस इज अगेन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। लेकिन सेंटीमीटर हमारी ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। कितना लिखोगे इसको, ये भी, ये तो आता है ना, इतना मीटर, हो गया। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू अदर 2 चार्ज। किसी एक चार्ज पर आप कूलम फोर्स निकाल लीजिए बाकी 2 की वजह से। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए हर एक पर उतना ही चार्ज लगेगा। तो कहीं एक जगह आप कैलकुलेट कर लीजिए, कहाँ पर कैलकुलेट करना पसंद करेंगे, 1 2 3, किस लोकेशन पर कैलकुलेट करें।
1 पर, 2 पर कि 3 पर? बोलिए। यहाँ पर कर लें तो ऊपर थोड़ी सी जगह फिर हमको बनानी पड़ेगी, तो इसे मुझे थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। यहाँ या यहाँ बताओ, क्योंकि ये ऊपर बना हुआ है तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। सेकंड यहाँ पे कर लें। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज पर इन दोनों चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगता है ये निकालेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले याद करना है कि जब भी दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है कहाँ लगता है बताओ? अलोंग द लाइन लगता है हमेशा। ठीक है, तो अलोंग द लाइन हम लोग भी चल रहे हैं। ओके, सबसे पहले देखो, ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? अलोंग द लाइन। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा रहेगा? रिपल्शन का। दिस इज रिपल्सिव फोर्स अलोंग द लाइन, सेम। ठीक है, और ये फोर्स कितना? F। क्यों F? क्योंकि ये और ये सेम चार्ज है और ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है ना। ये और ये सेम चार्ज है, वही डिस्टेंस है। ये और ये सेम चार्ज है, वही डिस्टेंस है। तो जो फोर्स इन दोनों के बीच लगेगा वही फोर्स इन दोनों के बीच, वही फोर्स इन दोनों के बीच, हर जगह फोर्स सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम क्या लिखेंगे? F खाली। सो दिस इज द फोर्स। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद इसकी वजह से इस पर किधर फोर्स लगेगा? अलोंग द लाइन, ये भी लगेगा। सो दिस इज रिपल्सिव फोर्स अलोंग द लाइन। ये दिस इज अगेन मैग्नीट्यूड F। हो गया दो फोर्स। ये समझ आया या नहीं आया? आया। ओके, दिस इज Q। अब हमको क्या करना है, ये वाला फोर्स इस चार्ज की वजह से है रिपल्शन का, ये वाला फोर्स इस चार्ज की वजह से है रिपल्शन का। एक चार्ज पर एक से ज़्यादा फोर्सेस काम करते हैं दो अलग अलग डायरेक्शन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उनको जोड़ना पड़ेगा वेक्टर के नियम से, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर बनाने का दो तरीका है, एक तो आप इसके कंपोनेंट बना लो रिजॉल्व करके, F cos थीटा, F sin थीटा दोनों के, और एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, एक मेन इफेक्ट, वो हम निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका पैरेललोग्राम बना लो, जो कहो वो बना लें अपन, कंपोनेंट बना लें। पैरेललोग्राम बना लियो है ना, वाह, पैरेललोग्राम ज़्यादा इजी रहेगा। कंपोनेंट बनाने के लिए हमको एक लाइन इमेजिन करनी पड़ेगी, बेस लाइन, जहाँ पे हम जो एंगल हम निकाल सकते हैं वो वाला एंगल हमको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो उतना कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है। ये एंगल कितने का है? ये तो ये भी 60 का है। हम यहाँ से एक बेस पकड़ लेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया। अब ये पूरा एंगल 60 का है, तो ये कितने का? 30 का। अब हम एक कंपोनेंट, जैसे इस फोर्स को पकड़ो, इसका एक कंपोनेंट यहाँ ले लिए, ये क्या बना? cos 30। एंगल तो पता चल गया ना, ये 60 तो ये आधा 30। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट इस पर परपेंडिकुलर, लेकिन ये बीच में होना चाहिए, तो ऐसा, ये कितना? ठीक, ये रिजॉल्व हुआ अभी ब्लू वाला। अब ऐसे इसको रिजॉल्व करोगे तो इसके साथ भी यही बेस लाइन है, और ये एंगल कितने का? 30 का। तो इसका एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, क्या? इसका, और दूसरा इस पर परपेंडिकुलर, जस्ट इसके अपोजिट। तिरछा बन गया ये, और ये कितना? तो ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, बचेगा यही, दोनों रिजल्टेंट आया 2F cos 30। तो ये मैंने किससे बनाया? कंपोनेंट करके बनाया। ठीक है जी, ओके। सो दिस इज 2, ओके, दिस इज व्हाट? रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट। हो गया? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कैसे कंपोनेंट ले लेते हैं? एक ऐसी बेस लाइन चाहिए जहाँ पे एंगल आपको मालूम हो। कहाँ से बनाओगे एंगल? तो हमको सिर्फ यही पता है कि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो हम यहीं से बीचों बीच एक लाइन गुजारते हैं जिससे हमको ये एंगल पता चल सके। अगर पूरा 60 है तो आधा कितना होगा? 30 होगा। बेस लाइन चाहिए जहाँ एंगल मालूम हो। तो ठीक है जी, हमारा हो गया, दिस इज F cos थीटा, F cos थीटा, 2F cos थीटा। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? डायरेक्ट रिजल्टेंट मिल जाएगा, डायरेक्ट। ठीक है, और ये कितना आया? cos 30 कितना होता है? cos 30 दिस इज 2F cos 30।
सो दिस इज 2f, cos 30 इज 2 कैंसल, आया बिटिया वही मैग्नीट्यूड, √3f आ रहा है, रिजल्टेंट आ गया √3f। अब हमको सिर्फ f की वैल्यू चाहिए, और f कैसे निकलेगा, तो चार्ज के बीच का फोर्स कूलम का, तो यहाँ से निकालते हैं f इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और Q1 Q2 तो सब Q ही है, तो इसको क्यों ना हम सिर्फ Q² ही लिख दें खाली, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 9 × 10⁹ Q² इज व्हाट, Q 2 माइक्रोकूलम इसका स्क्वायर, और डिस्टेंस इज 5 × 10⁻² का स्क्वायर हो गया। ये F निकलेगा इससे ना, और जब F निकल जाएगा यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा, रिजल्टेंट टोटल फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि पैरेललोग्राम से बना लें, आ रहा है, ओके जी ठीक है। 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर, दिस इज 4 × 10⁻12, ठीक, -12, ओके। अगेन हियर दिस इज 25 10⁻⁻4, ठीक है, ओके। 10⁻⁻4 -4 कैंसल, -8 बचा, या मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो 10⁻+4 बचेगा, देखो ना, देखो इसको, +4 हुआ, और नीचे क्या है 25। इस 10⁻⁴ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, हालांकि आप जैसे चाहे वैसे बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 4 जा 100, कट गया 4 टाइम। अब नंबर कौन कौन से बचे, 4 4 जा 16, और 16 × 9 आप कीजिए, 144, बिल्कुल करेक्ट, 144 इंटू 10 का क्या क्या बचा, 10⁻9 10⁻−12 -3, और -3 + 2 1, -3 + 2 -1, और यहाँ डेसिमल कहाँ है, कहीं नहीं दिखता, तो यहाँ जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो डेसिमल एक डिजिट पीछे आ जाएगा, आएगा, तो ये क्या आ गया 14.4, बस ये क्या है फोर्स, सो दिस इज इन न्यूटन। ये दो चार्ज के बीच का फोर्स आया है हर जगह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और आपका रिजल्टेंट ये था, तो F की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम इसको पुट करते हैं, इधर ले लें, कहाँ लिख लें, वहीं लिखते हैं। सो रिजल्टेंट, दिस इज √3 × F, हाउ मच इज F, 14.4, √3 × 14.4 कितना आएगा ये, √3 की वैल्यू 1.732, आप चाहें तो न्यूमेरिकली पुट करके निकाल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये जो भी बनेगा उतना न्यूटन फोर्स आपका आ गया, करके बताइए। अदरवाइज √3 वो आप लिख सकते हैं, 14.4 √3 इज आवर आंसर, और एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो √3 की वैल्यू रखिए, 1.73 करके मल्टीप्लाई कर लो, बस करो कितना आता है। उसके बाद इसकी डायरेक्शन हमको चाहिए होगी, तो डायरेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला है ये, एक एंगल हम मानेंगे, सपोज दिस इज वन वेक्टर जिसको मैं रेफरेंस चुन रहा हूँ, इस वेक्टर के साथ ये वाला रिजल्टेंट फोर्स कुछ एंगल बनाता है अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा हमको बताएगा कि ये इसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे ये मेन वेक्टर है, इस मेन वेक्टर से कितने डिग्री नीचे है रिजल्टेंट, कितने डिग्री पर, तो ये डायरेक्शन बता रहा है, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हमको निकालनी है। और डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग वेक्टर्स में एक फार्मूला पढ़ते हैं, वो फार्मूला होता है ये, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू a sin थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a cos थीटा, ठीक है, ओके। हाउ मच इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दिस इज द वन वेक्टर, दिस इज द सेकंड वेक्टर, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 60 डिग्री। तो यहाँ आप 60 पुट करेंगे, a और b क्या है, a है पहला वेक्टर, b है दूसरा वेक्टर, दोनों f f है, तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ f f आप पुट कीजिए। सो दिस इज f
साइन 60, दिस इज f प्लस एफ कॉस 60। नीचे से मैंने f कॉमन निकाला तो f ऊपर के साथ कट गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये f कॉमन निकल के इससे कटा, यहाँ 1 बचा, 1 प्लस कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2। एलसीएम लोगे तो दिस विल बी 3/2, अपॉन 2/2 दोनों का कैंसिल हो गया, इट विल कम नियरली √3/3। 3 को आप √3 इंटू √3 लिखोगे तो एक √3 नीचे, एक √3 से कट जाएगा, नीचे एक √3 बचेगा, दिस इज 1/√3। और ये क्या चला आ रहा हमारा, 10 को उस पार भेजिए तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एंड दिस इज 1/√3। 1/√3 किस चीज़ की वैल्यू होती है, 10 30 की, तो 10 से 10 कैंसिल, 30 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो यहाँ ये बताता है कि ये जो रिजल्टेंट है एफ आर, ये मेन वेक्टर से कितने एंगल पर है। अब ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो यहाँ से भी 30, यहाँ से भी 30, क्योंकि टोटल एंगल तो 60 है। तो ये इसका आंसर हो गया, मेरे ख्याल से समझ आ गया आप, तो इसको आप नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन देखते हैं, 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड कॉपर स्फीयर। कॉपर स्फीयर, कॉपर मेटल होता है, इससे पता चला ये कंडक्टर है, और दोनों कैसे हैं, चार्ज। दोनों स्फीयर जो होंगे वो कैसे होंगे, चार्ज। और कैसा चार्ज है, आइडेंटिकल, यानी सेम चार्ज। तो यहाँ पे हम 2 स्फीयर बना लेते हैं। एक स्फीयर हमने ये बना लिया, दिस इज स्फीयर नंबर ए। एक स्फीयर हमने यहाँ बना लिया, दिस इज स्फीयर नंबर बी। ऊपर लिख देते हैं ए बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, एंड क्या था, 2 आइडेंटिकल चार्ज। सपोज इट हैज़ चार्ज Q, इट हैज़ ऑल्सो चार्ज Q। दोनों में एक जैसा चार्ज है, and they have their centers separated by a distance of 50 centimeter. Both the sphere have center. This is the center of first sphere, this is the center of second sphere, and the distance between the 2 centers is 50 centimeter. Okay, मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 to the power minus 2 मीटर, 50 into 10 to the power minus 2. This is the distance r between the 2 charges. ठीक है, अब ये स्फीयर बनाने की जरूरत भी नहीं है, because the whole charge is located at the center, the whole charge is the located at the center। 2 पॉइंट चार्ज रखें, इमेजिन कीजिए, लेकिन चूंकि हमको इसको कांटेक्ट में लाना है इसलिए बड़ी बॉडी बना रहे हैं। ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज का एक तीसरा स्फीयर हम लेके आते हैं, लेकिन वो कैसा, अनचार्ज। वो चार्ज नहीं है, लेकिन ये दोनों चार्ज हैं। इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, पहले उस अनचार्ज स्फीयर को लाके पहली बॉडी से हमने टच कराया, ये सेम साइज का, और इसका नाम हमने रखा दिस इज सी स्फीयर, और ये क्या है, अनचार्ज, यानी इसका क्यू कितना है, 0 नेट चार्ज। तो क्या होगा, ये कंडक्टर है, कॉपर है, ये भी कॉपर है। अपन जानते हैं जब एक कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर किसी अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में आता है तो चार्ज में से चार्जेस चलने लगते हैं, और कंडक्शन के फिनोमिना से अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं चार्जिंग बॉडी में। तो हम ये देखेंगे जब ये दोनों बॉडी आपस में टच हुए तो फिर ये 2 बॉडी रह गए कि एक बॉडी बन गए। दोनों कंडक्टर हैं, जब टच होंगे तो 2 अलग अलग बॉडी हैं कि एक ही बॉडी हो गए, एक बॉडी हो गए। और एक बॉडी में चार्जेस कैसे रहते हैं, एक दूसरे को रिपल कर करके सरफेस पे आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये फिर सिंगल बॉडी हो गई, इस पूरी बॉडी में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कितना, टोटल चार्ज कितना, ये वाला चार्ज प्लस ये वाला चार्ज, ये तो 0 है, तो टोटल चार्ज कितना है, Q। तो Q इस पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बराबर बराबर, आधा यहाँ आधा यहाँ। तो जब इसको हम इसके साथ टच करेंगे पहली बॉडी के साथ, तो पूरे चार्जेस बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इन दोनों में मिला के Q रहेगा, तो दोनों में कैसे रहेंगे, बराबर बराबर। तो जब बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, ये 1Q है, तो बराबर बराबर होंगे तो कितने कितने Q आएंगे, हाफ Q। तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे अगले स्टेप में कि ये वाले स्फीयर में चार्ज कितना हो गया, Q/2, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको हटा लिए ना, और इसमें भी चार्ज कितना आ गया, Q/2। ये C वाला स्फीयर है, या इसको अंदर लिख देते हैं, ये C आ गया। ये केस नंबर 1 था, जब हमने
पहली बॉडी के साथ इस अनचार्ज बॉडी को टच किया, टच करने से ये चार्ज हो गया। अब इसके पास कितना चार्ज आ गया? q/2। अब हमको क्या करना है? इस स्फीयर में टच कराना है और इसका अपना चार्ज कितना है? q। ये b बॉडी है। अब इसको ले गए और ले जा करके इसके साथ हमने ऐसे टच करा दिया और इसका अपना चार्ज q/2। दिस इज c बॉडी। जब दोनों टच होंगे तो क्या हो गया? फिर से एक बॉडी बन गए। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन वन बॉडी? q प्लस q/2। यहाँ लिख रहे हैं ना। ये तो इन दोनों में मिला के टोटल चार्ज कितना हुआ? 3q/2 यानी 1.5। 3/2 कितना होता है? 1.5, 1.5। तो जब मैं इनको अलग अलग करूंगा तो चार्जेस बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों में, टोटल चार्ज बराबर बराबर पड़ जाएंगे। तो आधा इसमें आ जाएगा, आधा इसमें। फुल चार्ज उतना है तो उसका आधा आधा कितना होगा? आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन both body B and C have equal charges। कितना? इसका हाफ किए मतलब डिवाइडेड बाय 2, ये 1/2 से मल्टीप्लाई। सो दिस इज 3/4q कूलम चार्ज, इतना। तो अब हम इसको सेपरेट कर लिए, अलग अलग, ठीक है। अब A और B में कितना चार्ज आ गया? A में कितना चार्ज है? q/2। और B में कितना चार्ज है? 3q/4। ये एंड देयर इज ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, यानी 15 × 10⁻²। अब हमको क्या निकालना है? हो गया, दोनों में हमने टच कर दिया, फर्स्ट देन सेकंड एंड फाइनली रिमूव द थर्ड बॉडी, इसको हटा लिए। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू फोर्स? न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। तो पुराना फोर्स पहले कितना था जब ये दोनों थे खाली? तो पहले ओल्ड फोर्स निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पर न्यू फोर्स निकालते हैं। तो ओल्ड फोर्स मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, या पहले निकाल लेते हैं। ओरिजिनल फोर्स ओरिजिनल, दिस इज k इंटू q1 q2 अपॉन r²। व्हाट इज q1 q2? q इंटू r। सो दिस इज k, दोनों q है, सो दिस इज q² अपॉन r²। r की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको कंपेयर करना है। नाउ न्यू फोर्स में चार्जेस क्या हो जाएंगे? ये दोनों बॉडी के, नया फोर्स इसके बीच निकलेगा ना। So this is Coulomb constant q1 q2 upon r²। How much is q1? q/2 multiply q2 3q/4, ये डिवाइडेड बाय r, तो वही है सेम, r हमने नहीं बदला, ठीक है। तो ये कितना हो गया? k, दिस इज 3/8 और q का स्क्वायर अपॉन r², ये हुआ। दिस इज फोर्स न्यू। नाउ हमको ये कंपेयर करना है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। इतना तो आ गया, दिस इज द आंसर, न्यू फोर्स। लेकिन ये कितना है? क्योंकि Q की और R की वैल्यू तो है नहीं, R फिर भी है लेकिन Q नहीं है। तो जब तक Q की वैल्यू नहीं होगी हम इसको न्यूमेरिकल में नहीं निकाल सकते। इसलिए इसको लिखने से समझ में नहीं आता कि फोर्स बढ़ा कि घटा, इसलिए पुराने फोर्स से क्या करेंगे? कंपेयर, इसको और इसको। सो ऑन कंपेयर, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड नया फोर्स ऊपर लिख लेते हैं, फोर्स न्यू और डिवाइडेड बाय ओल्ड फोर्स, ओरिजिनल फोर्स, ओ यानी ओरिजिनल ना। सो ये ऊपर लिखा है, इसको नीचे, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो दिस इज k 3/8 q² अपॉन r² डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। r² कैंसल, q² k कैंसल,
सिर्फ क्या बचा, नीचे 1 और यहाँ सिर्फ क्या बचा 3/8, तो ओनली 3/8 बचा, इसको आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यू फोर्स इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स, और 3/8 टाइम्स क्या है, बड़ा हो गया कि छोटा हो गया फोर्स, छोटा हो गया। क्यों, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। छोटे से बड़ा नंबर जब भी डिवाइड किया जाएगा, या सॉरी छोटे को बड़े नंबर से जब भी डिवाइड किया जाएगा, हमेशा नंबर कैसा आता है 1 से छोटा, यानी 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग वाले नंबर से ओरिजिनल फोर्स को मल्टीप्लाई करोगे छोटा हो जाएगा, तो नया फोर्स छोटा हो जाता है। और वैसे भी समझ में आता है कि ये पहले शुरू में इनिशियली कैसे थे, फुल चार्ज, बाद में जब तीसरी बॉडी ला के टच करोगे तो इसका अपना चार्ज कम हो गया Q/2, और इसका अपना चार्ज भी कम हो गया। पहले 1Q था, बाद में कितना हो गया 3Q/4, छोटा हो गया ये, क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो वो 1 से भी छोटा हो गया। ठीक है, ओके। तो जब चार्जेस इनके कम हो गए तो फोर्स भी कम हो जाएगा नया वाला, इसलिए नया फोर्स इतना हो जाता है 3/8 टाइम्स हो जाता है। ठीक, ये इसका आंसर है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयर हैं पूछे जाएं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, और ऐसे ढेरों पैटर्न हैं इस तरह के क्वेश्चंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर, कूलम्स फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है अलग अलग रेफरेंस बुक से। तो ये रेफरेंस का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे कोट किया है। तो ये हो गया जी।